सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो विज्ञप्ति है वो आ चुकी है और इसका 29 सितंबर को पेपर होना भी सुनिश्चित हुआ है दोस्तों। तो आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। जैसे कि इससे पूर्व भी मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वीडियो लेकर के आता था, लेकिन इस बार अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी 2023 के लिए। तो आज से मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड शिक्षक परीक्षा पात्रता के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं दोस्तों, और ये पहली वीडियो होगी इस सत्र की। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पिछली बार की जो वीडियोस थी हमारी, तो उसमें लगभग 20 वीडियो बनाई थी मैंने सामाजिक अध्ययन के ऊपर, और उस 20 वीडियो में दोस्तों लगभग 48 से 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए हुए थे दोस्तों। ये बातें मुझे खुद स्टूडेंट्स ने बताई हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। इवन देन वही क्वेश्चन आए थे, और इवन देन आपके जो ऑप्शन होते हैं वो भी एज इट इज़ आए थे दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा से गंभीरता से मेरी वीडियो को लीजिएगा। और सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र होता है दोस्तों, यहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके स्कोरिंग भी होते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई जैसे लैंग्वेज वाला कोई पोर्शन अगर कमज़ोर होता है तो आप यहाँ से अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला पोर्शन हो गया। और आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है दोस्तों, वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर आप लोग अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई होना सरल हो जाता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर दोस्तों, और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों की प्रॉपर तैयारी होती रहे। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरी इन वीडियोज़ को अगर देखते हैं तो आप लोगों को एक मार्गदर्शन के रूप में, ये भी कह सकते हैं कि आपका रिवीजन के रूप में भी आप इस वीडियो को ले सकते हैं, और आपको कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी है उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मलोका है एक। तो मलोका क्या है, ये कक्षा 7 की किताब में मिलेगा दोस्तों आपको, एनसीईआरटी की। तो मलोका है एक प्रकार का घर, एक प्रकार की जनजाति, एक प्रकार की फसल, वन्य जीव। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये मलोका होता है ये विशेष रूप से अमेजन नदी घाटी में दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है ये, ठीक है। और ये एक प्रकार के पैतृक घर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? पैतृक घर होते हैं, जिसमें पितृवंशीय लोग, बहुत सारे परिवार मिलकर के रहते हैं। विशेषकर कोलंबिया और ब्राज़ील में ये घर देखने को मिलते हैं, ब्राज़ील में दोस्तों, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। तो कोलंबिया और ब्राज़ील में पाए जाते हैं मलूका करके एक प्रकार के घर होते हैं जो ये पाए जाते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी, कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है खाड़ी, द्वीप, जल संधि या भूसंधि, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भूमि की एक पट्टी होती है, ठीक है, भूमि की एक संकरी पट्टी होती है और दो भूखंडों को जोड़ती है दोस्तों, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है आपका? उसे कहा जाता है भूसंधि कहा जाता है। बाकी द्वीप, जल संधि और खाड़ी आप लोगों को पता ही है। तो जल भूसंधि कहा जाता है जो भूमि की एक संकरी पट्टी होती है और दो भूखंडों को ही आपस में जोड़ती है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है भूसंधि दोस्तों। ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमंडल का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो माइंड में रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। आपको पता है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अलग किससे होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्वेज नहर व काला सागर। तो काला सागर तो दोस्तों यहाँ पे है नहीं। यूराल पर्वत और लाल सागर। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है दोस्तों। भूमध्य सागर व लाल सागर। भूमध्य सागर दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है, जो कि अफ्रीका और किसको अलग करेगा? यूरोप को अलग करता है बेसिकली, ठीक है। स्वेज नहर व लाल सागर दोस्तों, लाल सागर जो है दोस्तों, बेसिकली लाल सागर आपका अफ्रीका और एशिया के बीच में है, और स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो स्वेज नहर व लाल सागर के द्वारा
एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप हैं दोस्तों ये अलग होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आप लोगों को। स्वेज नहर व लाल सागर के द्वारा एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं, जबकि स्वेज नहर जो जोड़ने का काम करती है, एक क्वेश्चन अलग से आता है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तब वो आता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है आपस में, ठीक है। लेकिन एशिया और अफ्रीका को कौन सी अलग करती है, तो स्वेज नहर अलग करेगी और लाल सागर के द्वारा, ठीक है, लाल सागर के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप अलग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओसाका क्या है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि आपने सुना होगा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या पूर्व का ओसाका किसे कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ओसाका क्या है, ओसाका यहाँ पर एक प्रकार का है, एक प्रकार का आकाशीय पिंड, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र, स्थानांतरित कृषि का प्रकार, एक प्रकार की जनजाति। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओसाका जो है दोस्तों ये एक बंदरगाह है जो कि कहाँ पर है, आपका जापान में है, ये याद रखिएगा आप लोग, जापान में, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है ओसाका एक शहर भी है। तो जो ओसाका बंदरगाह है यहाँ से लगभग सूती वस्त्र का निर्यात करता है जापान, लगभग 37% निर्यात यहीं से करता है ओसाका बंदरगाह से, ठीक है, सूती वस्त्रों का। तो ओसाका क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र हो जाएगा, वस्त्र निर्माण केंद्र है जो कि कहाँ पर है, जापान में। जहाँ पर वस्त्र निर्माण किए जाते हैं उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है ओसाका को दोस्तों, ठीक है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कानपुर को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाती है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो कहेंगे आप कानपुर को। अगर विश्व पटल पर बात होती है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है जो कि जापान में है दोस्तों। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। तो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर से जिग जैग करते हुए, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ओसाका जो कि जापान में है, इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है जो कि एक वस्त्र निर्माण केंद्र है। और मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड में है दोस्तों, एक शहर है जहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ओसाका जापान का एक वस्त्र निर्माण केंद्र स्थित है दोस्तों, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। तो भारतीय संसद के बारे की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप हमें करना चाहिए स्कूल टाइम पे। तो यहाँ पर है युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो देखिए दोस्तों, अगर संसद के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाना है तो इसके लिए जो सबसे अच्छा क्रियाकलाप माना जाता है वो माना जाता है युवा संसद का आयोजन। याद रखेंगे दोस्तों, युवा संसद का आयोजन सबसे बेस्ट माना जाता है भारतीय संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई। कैलिको दोस्तों याद रखिएगा, हाँ। तो निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो कैलिको जो एक नाम है ये कालीकट से बना हुआ है, कालीकट। और कालीकट से ही सूती वस्त्रों का क्या होता था दोस्तों, निर्यात होता था यूरोप के लिए, ठीक है। तो कैलिको से ही कालीकट जो बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है, कैलिकट या कालीकट, तो यहाँ से इसी नाम से कैलिको बना हुआ है। और ये एक क्या है आपका सूती कपड़े की किस्म है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सूती कपड़े। तो कैलिको किस नाम से जानी जाती थी, जिसे पुर्तगाली भारत, तो सूती कपड़े के नाम से जानी जाती थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो कारखाना विषय पढ़ाना है हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेष को निमंत्रित करना, या किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन लगभग, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना और किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। आयोजित करना का मतलब ये नहीं हुआ कि हम औद्योगिक कारखाने में चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आता है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अगर हम फिल्म दिखाते हैं तो उससे विजुअल्स भी बच्चे देख पाएंगे और उस कारखाने के विषय के ऊपर अधिक जान भी पाएंगे दोस्तों। तो और ये सस्ता भी रहेगा क्योंकि औद्योगिक कारखाने की यात्रा
आयोजित करना थोड़ा महंगा भी साबित हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना सबसे बेस्ट रहेगा कारखाना विषय को समझाने और पढ़ाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी कि गैरिसन नगर, तो ये ब्रिटिश कालीन नगर थे दोस्तों। गैरिसन नगर कहा जाता था जहां पर छावनियों का निर्माण किया गया था। जिन शहरों में स्थायी टुकड़ी रखी गई थी, सैन्य टुकड़ी रखी गई थी या फिर छावनी का निर्माण किया गया था दोस्तों, उन्हें ही क्या कहा जाता है, गैरिसन नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तो ऐसे शहर जहां पर किले बंद बसाव करे गए थे और वहां सैनिक भी रहते थे, जैसे अंबाला हो गया, लुधियाना हो गया, महू हो गया, ठीक है ना। तो ये गैरिसन शहर हैं भारत के दोस्तों, ठीक है। तो किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे या फिर जिन शहरों में सैनिकों की टुकड़ी रहती थी उसे गैरिसन नगर के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिश काल में इनका निर्माण किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम्पी के बारे में, हम्पी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कर्नाटक में पड़ता है हम्पी, ठीक है। हम्पी एक शहर भी है, ठीक है। तो हम्पी के बारे में, हम्पी के खंडर भी हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में से जुड़ा हुआ है ये। तो हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो इसके बारे में सही क्या क्या है, यह कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर स्थित है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों। जो हम्पी है, हम्पी के जो खंडर हैं ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बेसिन पे स्थित है कर्नाटक में। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। तो बिल्कुल वास्तव में जो यहाँ के जो दीवार थे, खंडर थे, उन पे सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, ये बात भी सत्य है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है। तो हम्पी उत्सव या फिर महानवमी उत्सव हम्पी का जो होता है ये मनाया जाता है यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों, ये चीज़ आप लोग क्लियर रख लीजिए। तो हम्पी के खंडर जो हैं आपके वो कहाँ हैं, कर्नाटका में है, स्थित हैं दोस्तों, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बेसिन पे स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक किस उपागम पर बल देता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। रख करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषा द्वारा सीखना दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकों का जो उपागम, जिस उपागम पर बल देती है वो वास्तविक जीवन की स्थिति से हमेशा क्या देती है, बल देती है। वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने पर बल देती है कि समाज में किस तरीके का चल रहा है, राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने पर के लिए ही क्या किया गया है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक इस चीज़ पर बल देती है कि वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखा जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर देखें दोस्तों यहाँ पर ये 4 के 4 ऑप्शन हैं, ये 4 के 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं सत्य साबित लग रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों आपको एक पॉजिटिव बनना है और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर होता है दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों में। तो सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व क्यों है, तो यहाँ पर एक चीज़ आ रखी है दोस्तों कि समाज और उसके पर्यावरण किसको समझ सकते हैं, ठीक है। समाज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। समाज के अंतर्गत हम लोकतंत्र के बारे में भी सीखते हैं, भूत की घटनाओं के बारे में भी सीखते हैं, और पर्यावरण से हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों के बारे में हम पढ़ते हैं और उन संसाधनों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों वो समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, इसीलिए सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व है दोस्तों, ठीक है। समाज और पर्यावरण के अध्ययन को हम समझ सकें, यही सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यास का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना, या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण का जो आधार पत्र है वो कहता है कि विभिन्न मतों का सम्मान करना सीखिए और उनके विचारों का भी सम्मान करना सीखिए और वहाँ पर अभ्यास और परीक्षण भी करना चाहिए दोस्तों। तो विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यास का परीक्षण
करना ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक कैसे हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में, साधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो देखिए दोस्तों, भूगोल और अर्थशास्त्र में पर्यावरण और संसाधनों के बारे में भी हम विकसित करते हैं अपने ज्ञान को, ठीक है ना। और जो हमारा दृष्टिकोण होता है उसको विकसित करना ही यहाँ पर भूगोल और अर्थशास्त्र को एक साथ ला करके हम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्र को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, यानी कि कौन सा अच्छा टॉपिक रहेगा? 7 के बच्चों को केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, तो कौन सा सबसे उपयुक्त टॉपिक रहेगा? यहाँ पर ऑप्शन है भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना। तो देखिए दोस्तों, केस स्टडी बच्चे को इस तरीके की दी जाए ताकि वो उसके आसपास में दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर लगता है दोस्तों वो लगता है भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलों के ऊपर केस स्टडी बहुत आसानी से बच्चा कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो ये बिल्कुल यहीं पर लगता है ऑप्शन नंबर डी कि समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे, ठीक है। जो बुराइयां होंगी समाज की उनके बारे में कम से कम चर्चा और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने की बात की जाएगी, तभी जा करके हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, आपको पता है दोस्तों, जो प्रगतिशील शिक्षा जो दी गई थी वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। जॉन डीवी दोस्तों, ठीक है, जॉन डीवी ने दी थी प्रगतिशील शिक्षा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, इसमें बेसिकली आलोचनात्मक पक्ष को ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। तो जो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है यहाँ पर है पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रगतिशील शिक्षा थी वो बाल केंद्रित थी, बच्चों को केंद्र मान करके इस पद्धति को लिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। तो कुछ जो स्टार्टिंग के जो हिंदू मंदिर होते थे उनमें एक हॉल टाइप का होता था दोस्तों, और जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, मंडप। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हॉल होता था मंदिरों में उसे मंडप कहा जाता था दोस्तों, उसे कहा जाता था मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास कौन सा रहेगा? यहाँ पर है वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो लगभग सभी ऑब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वन्य जीवन संरक्षण पर अगर हम नाटक तैयार करने के लिए बोलते हैं तो बच्चे को अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है वन्य जीव संरक्षण के प्रति दोस्तों, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा होती है जिससे खेल खेल में और मानसिक रूप से बच्चा परिपक्व होता है, तो उसका संवेगात्मक विकास भी उससे जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। तो वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के सर्वोत्तम अभ्यास है कि हम वन्यजीव संरक्षण पर क्या करें? नाटक तैयार करने को कहें बच्चों को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न चलवासी कृषि एवं उससे संबंधित स्थान के आधार पर असत्य कथन को चुनें। तो असत्य कथन हमने चुनना है दोस्तों,
और आपने देखा होगा चलवासी कृषि, यानी कि जैसे हमारे यहाँ झूम खेती होती है दोस्तों, वैसे इसको चलवासी कृषि के नाम से भी जाना जाता है विश्व पटल पर। तो हमने गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे है तमराई, जो एक चलवासी जो झूम खेती एक प्रकार की हमारे देश के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में होती है। तो ऐसे चलवासी कृषि है तमराई। तमराई थाईलैंड में पाई जाती है दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। रोका ब्राजील में पाई जाती है दोस्तों, ये चलवासी एक प्रकार की कृषि है। लदांग, लदांग आपकी मलेशिया की है, ये भी बिल्कुल सही है। मिल्पा, ये गलत है दोस्तों, मिल्पा, मिल्पा आपका जो है वो है आपकी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की दोस्तों, याद रखें, उत्तरी अमेरिका की एक चलवासी प्रकार की कृषि है मिल्पा दोस्तों, ठीक है। जबकि श्रीलंका में चलवासी जो खेती होती है उसको कहा जाता है दोस्तों, अभी माइंड से बात हट रही है, श्रीलंका का भी पूछ लिया जाता है, चेन्ना, चेन्ना करके एक खेती है चेन्ना, ठीक है दोस्तों। तो चेन्ना एक चल प्रकार की जो कृषि है वो पाई जाती है आपकी श्रीलंका में, जबकि यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया था मिल्पा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि मिल्पा श्रीलंका, ये गलत हो जाएगा, जबकि मिल्पा पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, और श्रीलंका की जो चलवासी कृषि है उसे चेन्ना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों, ठीक है, सिंगल वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आपको पता ही है दोस्तों, 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को दोस्तों। स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, और उसी दिन झंडा भी फहराया गया था। और हमने मतलब कांग्रेस ने ये बात कही थी कि हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हैं, अपने अधीन हैं हम दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930 को किया गया था ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। आपको पता है जो चोल काल था ये दक्षिण भारत में ज़्यादा पनपा, और 850 ईस्वी से लगभग 1250 ईस्वी तक इनका राजकाज चला है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही संपन्न काल था ये एक। तो चोल काल में व्यापारियों के जो संघ को कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? यहाँ पर है ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा। तो याद रखेंगे दोस्तों, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम, ठीक है, नगरम कहा जाता था व्यापारियों के संघ को दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, एक अनुष्ठान होता था दोस्तों हिरण्यगर्भ, भारतीय समाज में पहले। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय न हो, हिरण का शिकार करने से पहले या पुत्र के जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ जो नामक अनुष्ठान किया जाता था दोस्तों, वो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से किस क्षत्रिय ना भी हो, तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था दोस्तों। तो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, चाहे राजा जन्म से क्षत्रिय ना भी हो दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिग्रामम क्या था? एक तो नगरम था, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। ऐसे ही मणिग्रामम क्या था? यहाँ पर है मंदिरों का शहर, व्यापार संघ, कांस्य की मूर्ति बनाने में प्रयुक्त तकनीकी या बंदरगाह। तो मणिग्रामम दोस्तों ये भी एक व्यापार संघ था, ठीक है। बेसिकली दक्षिण भारत में जो गिल्ट का व्यापार करते थे, गिल्ट का जो व्यापार करते थे दोस्तों, उसे ही मणिग्रामम के नाम से जाना जाता था। तो मणिग्रामम भी एक क्या है? व्यापार संघ है, जो कि किसका व्यापार करते थे? विशेष रूप से गिल्ट का व्यापार करते थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई हुई होगी, और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने पेडागोजी के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसमें मैंने लगभग 20 वीडियोस बना रखी है दोस्तों यूटेट के ऊपर सामाजिक अध्ययन की, और इसी प्रकार से मैंने पेडागोजी यानी कि जो मनोविज्ञान का जो पेपर होता है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने इस बार के लिए भी 29 सितंबर तक लगातार वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो आप देखते रहिएगा मुझे। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।